नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जो यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 की आंसर राइटिंग चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 58 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 59वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो दो प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आज की डेट में हम दो प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल बटन होगी, बेल बटन में ऑल को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम पर नोटिफिकेशन तभी आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच नहीं पा रही है, तो इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है। टेलीग्राम पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम पर पीसीएस स्पेस एकेडमी डालना है, तो वहाँ पर आप लोगों को चैनल खुल कर आएगा पीसीएस एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अगर इन केस अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती तो आप वहाँ से वीडियो मैं सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग प्रॉपर टाइम पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है जीएस पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 117 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से लिखिए इस प्रश्न को। लिखने से पहले कुछ सावधानियों का ध्यान में रखिए कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तथ्यों और डेटा है जिसे, ठीक है, डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का समावेश करिए जहाँ पर भी जो भी चीज़ रेलेवेंट हो। और पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जो शब्दों का चयन करना है वो आपको बहुत अच्छा करना है। ठीक है, जो अच्छे कीवर्ड हों उनको आप अंडरलाइन भी करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखकर आपको उत्तर को लिखना है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है, प्रश्न जीएस पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 117 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है, तो उसके उद्देश्य और कार्यों का वर्णन करना है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका गठन जो था, ठीक है, एक संसद से पारित अधिनियम से हुआ था। ठीक है, यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक वैधानिक यानी कानून बनाकर इस जो आयोग है इसका गठन किया गया था। मानवाधिकार कानून 1993 के तहत इस जो संस्था है, कमीशन है, इसका गठन किया गया था। अब देखिए इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी आयोग की स्थापना के उद्देश्य कौन कौन से थे। देखिए, जो लोग भी, जो संस्थाएं मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिए कार्य करती हैं, जो संस्थाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करना। ठीक है, जिनके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान दिलाया जाता है। तो सबसे पहला कार्य यही है कि ऐसी संस्थाएं जो मानवाधिकार से संबंधित, जैसे मानव के अधिकारों का जहाँ जहाँ पर भी उल्लंघन होता है, वो चाहे आपका जेल हो या समाज में हो या अन्य जगहों पर, संस्थाओं में, संगठनों में, समूहों में, अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी संस्थाएं जो मुद्दों को उठाती हैं उनको मजबूत करना। तो इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो देखिए, सरकार से स्वतंत्र यह जो आयोग है वो है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय है और मानवाधिकार की रक्षा हेतु जितने भी वायदे सरकार ने किए हैं तो उनको समय समय पर याद दिलाना, उन पर बात करना। ठीक है, उन चीज़ों को क्रियान्वित करना जिससे मानवाधिकार की रक्षा हो सके। जहाँ तक देखिए आयोग की स्थापना के उद्देश्य की बात कहते हैं तो आयोग में क्या होता है कि जैसे एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। देखिए, 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का और एक आपका हाई कोर्ट का। ठीक है, एक सदस्य जो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो होगा, ठीक है, वो आपका हाई कोर्ट का जज होगा या सेवानिवृत्त व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सिफारिश पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है और प्रधानमंत्री की 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इसका गठन होता है। और क्या चीज़ें हैं स्थापना के उद्देश्यों में कि जैसे मानवाधिकार के संरक्षण में किए गए प्रयत्नों, जो भी अभी तक प्रयत्न किए गए हैं कि उनको पूर्ण और
मजबूत किया जा सके। ठीक है, जितने भी कार्य मानवाधिकार के संरक्षण के लिए किए गए हैं तो उनको मजबूती प्रदान करना। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि जैसे इसमें दो व्यक्तियों को मानवाधिकार, जैसे मान लीजिए ये संस्था जो है, दो व्यक्तियों के मानवाधिकार के कार्यों का अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिनको जो मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित, वो कहीं के भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनको मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो व्यक्ति हैं, संस्था का गठन है, उद्देश्य हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ क्या है कि आयोग के कार्य क्या हैं। आयोग के कार्यों को देख लेते हैं धीरे धीरे करके, कि जैसे मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी जो मानव के अधिकार हैं अगर उनका उल्लंघन होता है, सरकार उल्लंघन करती है या अन्य कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उन मामलों की जांच करना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट को सबमिट करना। ठीक है, आयोग के और कौन से कार्य हैं कि जैसे न्यायालय में अगर कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला है तो उसको संज्ञान में लाना, उस पर हस्तक्षेप करना। ठीक है, कि मानवाधिकार से संबंधित मामला है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, इस पर सारी चीज़ें कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, और क्या है कि जैसे जो हमारे यहाँ जेल हैं, ठीक है, जितने भी जेल हैं, बंदी गृह हैं, ठीक है, तो इनका अध्ययन करना कि कहीं जो लोग यहाँ पर हैं, कैद हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के मानवाधिकारों का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। देखिए किसी भी व्यक्ति का सजा पाना एक बात होती है और उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होना दूसरी बात होती है। अमानवीय व्यवहार करना यह अलग चीज़ होती है। ठीक है, और अगली चीज़ कार्य क्या होता है कि जैसे जो संवैधानिक कानून है, ठीक है, संवैधानिक या कानूनी प्रावधान जो हैं, समय समय पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए अगर कोई नए कानून बनाए जा रहे हैं तो उनकी समीक्षा करना। ठीक है, उनकी समीक्षा करना, उनकी जांच करना, सभी तरीके से देखना कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक प्रावधानों के अनुसार चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे आतंकवादी सहित सभी कारणों की जांच करना, कि जैसे जो मानवाधिकार का उल्लंघन जो हो रहा है, आतंकवादी अगर कोई घटनाएं हो रही हैं उनमें भी अगर ऐसी कोई मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो उनकी भी चीज़ों की समीक्षा की जाती है और सभी कारणों की जांच की जाती है इस आयोग के द्वारा, और बचाव के उपाय भी दिए जाते हैं। ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित अगर भारत सरकार ने कहीं संधियों और दस्तावेजों पर साइन किया है, कोई ऐसी संधि पर साइन किया है, तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन करना और प्रभावशाली तरीके से उन संधियों को लागू करना। ठीक है, कि हर तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो सके। ठीक है, और क्या कार्य हैं कि जैसे मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, प्रचार करना, शोध करना, रिसर्च करना और इसका प्रचार प्रसार करना। लोगों के बीच में क्या है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, मानवाधिकार संबंधित लोगों को बताना कि आपके खुद के मानव के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिससे लोग आगे आ सकें, अगर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर वह न्यायालय की शरण में जा सके। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके द्वारा। अगली चीज़ क्या होता है कि इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, जैसे मान लीजिए आज की डेट में बहुत सारे संगठन हैं, एनजीओज़ हैं जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे एनजीओज़ और ऐसे जो संस्थान हैं उनकी सराहना करना कि हाँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य आयोग के कार्य थे। इस प्रश्न को आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। विदेशी संबंधों में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो देखिए टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात की जाती है तो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है, ये संबंध है, जो विदेशी संबंध होते हैं, ठीक है, जो फॉरेन रिलेशन जो होते हैं, ठीक है, जो विदेशों के साथ में, जैसे भारत है, भारत के अन्य देशों के साथ में संबंध कैसे हैं, तो इन सारी चीज़ों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी है। ठीक है, इस प्रश्न को इस तरीके से आप लोगों को लिखना है।
अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही चीज़ें कि जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, महान विचारकों की लाइन, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे तथ्यों का समावेश करिए, डायग्राम का समावेश करिए, शब्द का चयन जो है बहुत अच्छा रखिए और जो अच्छे शब्द हों उनको अंडरलाइन भी कीजिए। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो पैराग्राफ जो आप उत्तर लिखते हैं तो उसको पैराग्राफ और पॉइंट के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न है, विदेशी संबंधों में बढ़ती हुई प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी है, ठीक है। अब देखिए विदेशी संबंधों में, ठीक है, विदेशी संबंधों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के पहलू कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो प्रौद्योगिकी का जो प्रभाव है, ठीक है, जो इफ़ेक्ट है हर एक सेक्टर पर पड़ रहा है, ठीक है, हर एक क्षेत्र में पड़ता है। तो अब हमें जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी है, वो भी प्रौद्योगिकी का फॉरेन रिलेशन पर, ठीक है, विदेशी संबंध पर। तो सबसे पहली बात यही कही जाती है कि डिजिटल कूटनीति की बात की जाती है कि वर्तमान में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर सार्क का सम्मेलन होता है तो डिजिटली होता है। लोग मतलब सभी दोस्त जो जितने भी कंट्रीज़ होती हैं तो वो एक साथ सले मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ों को, कार्यों को करती हैं, वार्ताएं करती हैं, नीतिगत प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपका इंटरनेट भी आ जाता है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी शामिल होती हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे विदेशी संबंधों में प्रौद्योगिकी की जहाँ तक बात करते हैं तो सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए सुरक्षा से संबंधित खतरे कौन कौन से हैं। तो सुरक्षा जैसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग अच्छे रूप में भी है और नकारात्मक रूप में भी है। तो नकारात्मक स्वरूप को भी देख लेते हैं कि जैसे सुरक्षा संबंधित खतरे कौन कौन से हैं। आतंकवादी समूह जैसे हैं, तो आतंकवादी समूह क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो किसी भी कंट्रीज़ के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने का कार्य करते हैं। जो रिलेशन है, जैसे फॉरेन रिलेशन जो होते हैं तो उनको बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये सारी के सारे कार्य जो संगठन है, आतंकवादी समूह हैं, वो बैठे बैठे प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही अपने, वो बैठे कहीं और हैं लेकिन वो कार्य कहीं और का करते हैं, ठीक है। तो आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर किसी भी देश को, किसी भी देश के किसी दूसरे देश के साथ के रिलेशन को आप ख़राब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वित्तीय लामबंदी जैसे आप ट्रेड वॉर की बात सुनते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ों में, ठीक है, प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ती जा रही है। अगर आप प्रौद्योगिकी का इतना अनुप्रयोग ना होता तो आप सोच कर देखिए कि हर तरीके से जो वित्तीय मामले हैं, जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, इनको क्रैश भी कर दिया जाता है। जैसे जो शेयर मार्केट है, ठीक है। अब सोच के देखिए कि अगर आप प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी भी देश के शेयर मार्केट को हैक करके वहाँ की सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, पूरा का पूरा डेटा नष्ट कर देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी यह हानि होगी। और क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी देश की या रिलेशन, जैसे दो देश है ए और बी, ठीक है, इन दोनों देशों के बीच के अगर रिलेशन आपको ख़राब करने हो या एक ही देश जो है दूसरे पर निगरानी रखने लगता है, तो ये किसके सहारे करता है, अवैध निगरानी भी करता है जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो विज्ञान कूटनीति का कहा जाता है कि जैसे देखिए जो साइंस के माध्यम से एक कूटनीतिक चालें चली जाती हैं, सामूहिक विनाश के हथियार बनाए जाते हैं। चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, चाहे आप स्पेस की बात कर लें, वहाँ पर भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक नीतियों को अपनाया जाता है, नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। और चाहे वो साइबर सुरक्षा का मामला हो, तो हर एक प्रकार से प्रौद्योगिकी को एक रणनीति के तहत चीज़ों को, कार्यों को किया जाता है। और क्या है कि जैसे वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी का एकीकरण, तो इसका क्या अर्थ है, वैश्विक स्तर पर जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो बहुत अच्छी अच्छी प्रौद्योगिकी है, आप लोगों ने देखा भी हो, नई नई टेक्नोलॉजी जो है यूएसए ही करता है, ईजाद करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, प्रौद्योगिकी का एक जो एकीकरण जो होता है, ठीक है, तो वह एक ही कंट्री के पास होता चला जाता है और सभी अन्य देश जो होते हैं वो निर्भर रहते हैं उस देश के ऊपर। तो वो जो जैसे अमेरिका है, अमेरिका
सभी देशों के जो फॉरेन रिलेशन हैं उनको भी प्रभावित करने का प्रयास करता है अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से। कोई अन्य देश भी हो सकता है जिसके पास अच्छी प्रौद्योगिकियाँ हों, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे प्रौद्योगिकी और शक्ति संतुलन, कि जैसे देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, अच्छी भी है बुरी भी है, प्रयोग करने के तरीके पर निर्भर करता है कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी और शक्ति संतुलन, ठीक है। तो देखिए शक्ति संतुलन, जैसे आप यूएसए और चाइना की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, आप बहुत विध्वंसक हथियार बनाते हैं और नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, आपका जो बैलेंस होगा, आपका जो एक कहते नहीं पावर जो होगा, जो संबंधों में एक झुकाव होगा, वो आपकी तरफ होगा, ये यूएसए की तरफ होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं कब, वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती हैं। जो फॉरेन रिलेशन भी जो बदलते हैं वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही बदलते हैं। और क्या होता है कि जैसे जो विदेशी संबंधों में जैसे प्राप्तकर्ता और अप्राप्तकर्ता के मध्य अंतराल, कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी प्रौद्योगिकियां हैं, वो चाहे नाभिकीय प्रौद्योगिकियां हो या अन्य प्रकार की कृषि प्रौद्योगिकियां, ठीक है। तो हर प्रकार की प्रौद्योगिकियों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यूएसए है, यूएसए बहुत सारी प्रौद्योगिकियां भारत को नहीं दे रहा है, ठीक है, या छोटी कंट्रीज़ को नहीं दे रहा है, ठीक है, भारत को दे रहा है। तो ऐसी स्थितियों में एक बैलेंस बिगड़ने लगता है देशों के बीच में, देशों का रिलेशन जो है वो अलग तरीके से कार्य करने लगता है, और जिसके पास टेक्नोलॉजी है जिसके पास नहीं है, उन दोनों के बीच में एक अंतराल बढ़ता चला जाता है। और क्या है कि जैसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो देश हैं दूसरों के ऊपर प्रभाव भी जमाने का कार्य करते हैं, एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी उभरने का कार्य करते हैं। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप भी होता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। आप लोगों ने सुना भी होगा बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा क्या है दोस्तों, कि जैसे आप इंटरनेट पर आपने प्रोफाइल बना ली, जो आपका डेटा है, जैसे फेसबुक का हाल ही में फेसबुक का डेटा चोरी होने का आरोप लगाया गया था, तो उसका मिसयूज़ करने का उपयोग किया गया था, कि जैसे आपका डेटा, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें फेसबुक पर आप लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद वही डेटा कंपनी जो फेसबुक है वो विनिर्माण जो प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनियां, उनको भेज देती है, ठीक है। तो ऐसे में आपकी पसंद और नापसंद जो मार्केटिंग वाली कंपनियां रहती हैं उनको पता रहता है, उसी के अनुसार वो चीज़ों को करते हैं। अब ऐसे स्वरूप में क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और बिग डेटा, इन दोनों का उपयोग करके जो किसी भी कंट्री के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आयाम हैं, पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इन चीज़ों को विदेशी संदर्भों में हम लोगों ने प्रौद्योगिकी के प्रमुख पहलुओं को देखा। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखे, 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोग डेली करते रहिए, और यह पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देख सकते हैं, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।